अब आ जाएगी, देखो अब आ गई होगी आवाज। हाँ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाँ बेटा, हाँ बंद करो। चलिए, पूरा दिमाग लगाना है, कोई आलतू फालतू बात पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ मैं जो बोलूँ उसको ध्यान सुनिएगा। ये प्रश्न बेटे एग्जाम में आया हुआ है और वापस भी इसके आने की प्रबल संभावना है। ना आए तो दोष मत दीजिएगा, आ जाए तो राजी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या बोल रहे बेटे? किसका? अरे तो तेरे पे ध्यान क्यों रखता तू? है नालायक, चल इस पे ध्यान दे, चल ध्यान दे इस पे। On going through the trial balance of Ball Bearing Company Limited, you find that debit is in excess. Debit is in excess मतलब डेबिट का टोटल ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है बेटा? क्रेडिट से ज़्यादा होगा, तो सस्पेंस डेफिनेटली क्रेडिट साइड में गया होगा। कितने रुपए से ज़्यादा है? 150। यहाँ पे पूरी जानकारी उपलब्ध है। तलपट में डिफरेंस कितने का? 150 का, और डेबिट ज़्यादा था, यानी डिफरेंस अपन ने कहाँ डाला होगा? सस्पेंस के क्रेडिट साइड में। This was credited to suspense account and on a close scrutiny. बेटा स्क्रूटनी का मतलब होता है छानबीन। द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस्ड। पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 6 आपको गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू, पहली चीज आपसे मांगी है, बोलो देखिए क्या मांगा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर करेक्टिंग द अबव, इन एरर को ठीक करो। शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट, ठीक करने के बाद ये बताओ इन अशुद्धियों का सुधार करने पर लाभों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा बनाओ प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट जो कि लेजर में खुलेगा। ओके बेटे, लिखो मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैं तो देख रहा था कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, और तुम इस परीक्षा में जो है खरे गुजरे। कभी भी लिखते लिखते गलती हो जाए तो मान लेना कि सर चेक कर रहे थे कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, ठीक है? जानबूझ के कीजिए। हाँ जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पॉइंट नंबर 1। देखें स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि देखते कितना समझ में आ गया हमारे को चैप्टर। टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन कास्ट इन एक्सेस बाय 50। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है बेटे, ज़्यादा डेबिट कर दिया क्या आपने उसे? एक्सपेंस डेबिट होता है, उसे क्रेडिट कर दिया जाए। एंट्री बनाओ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, लिखो बेटे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। कितना रुपीज? 50। चलें आगे। सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड इन शॉर्ट बाय ₹100। सेल्स इनकम होती है बेटा, इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। 100 रुपए से आपने कम क्रेडिट किया तो और क्रेडिट कर दे। नंबर 2, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपीज? 100। आ गई बेटे बात समझ? पॉइंट नंबर 3, सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्ट। बेटा सप्लायर होता है लेनदार, जो उसने हमारे को माल बेचा है वो हमारे लिए सप्लायर होगी। लेनदार यानी सप्लायर हमारे व्यापार की लाइबिलिटी होती है बेटे। उसको अगर अपन 225 से ज़्यादा ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा दिखा दें, यानी ज़्यादा क्रेडिट कर दिया अपन ने उसे, क्या कर दें उसे? डेबिट। एंट्री बोलो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या बोल रहा है बेटा वो? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पॉइंट नंबर 4, सेल्स रिटर्न ऑफ ₹100 फ्रॉम ए पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। बेटा कोई पार्टी हमारे को माल रिटर्न करेगी तो हमारे लिए परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न होगा?
एंट्री होती तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी होता, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता और पार्टी क्रेडिट होता। साफ साफ बोला है क्या, दो दो मतलब यद्यपि, दो मतलब यद्यपि पार्टी का अकाउंट सही सही क्रेडिट हो गया, तो फिर दूसरा अकाउंट कौन सा था, सेल्स रिटर्न, वो रिकॉर्ड ही नहीं, मतलब आपने उसे डेबिट ही नहीं किया। अब डेबिट कर दें बेटा, लिखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपीस बेटे, 100 रुपये। आ गई बात समझ। पांचवा देखिए बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। अ चेक ऑफ ₹500 इशू टू सप्लायर, सप्लायर कौन होते हैं, लेनदार। शोन अंडर ट्रेड पेबल, जो हमारे लेनदारों की सूची में एक व्यक्ति जिसको कि हमें पैसा देना था, हमने उसे एक 500 रुपए का चेक दे दिया टूवर्ड्स हिज ड्यू, जो वो हमसे मांगता था, बट हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज। मैंने किसी लेनदार को पैसा दिया तो एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक तो क्रेडिट होगा और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने रॉन्गली डेबिट किसको कर दिया, यानी सप्लायर को डेबिट करना चाहिए था, सप्लायर की बजाय किसको डेबिट कर दिया, परचेज। दो खातों में अशुद्धि हो गई, एंट्री बन सकती है बेटे। अब डेबिट किसको कर देंगे, सप्लायर, क्रेडिट किसको कर देंगे, लिखो बेटा कितना रुपीस बेटे, 500। सबको समझ में आ गया यहाँ तक। छठा देखिए बेटा, अ क्रेडिट सेल ऑफ 50 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स एंड ऑल्सो टू द ट्रेड रिसीवेबल। बेटा हम किसी व्यक्ति को माल बेचते हैं तो देनदार खाता डेबिट होता है और सेल्स यानी इनकम जो है वो खाता क्रेडिट होता है, तो डेबिट होना चाहिए था ट्रेड रिसीवेबल और सेल्स होना चाहिए था क्रेडिट। साफ साफ बोलता है हमने सेल्स को तो क्रेडिट कर दिया, होना भी चाहिए था और हमने कर भी दिया। डेबिट कौन होना चाहिए था, ट्रेड रिसीवेबल, हमने ऑल्सो लिखा है ना, मतलब हमने किसको भी क्रेडिट कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल। तो अशुद्धि सेल्स खाते में हुई कि ट्रेड रिसीवेबल खाते में, तो उसे क्या करना चाहिए था, हमने क्या कर दिया, क्यों ना डबल अमाउंट से डेबिट कर दिया जाए। लिखो बेटे, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपए, 100 रुपए। आई बेटे बात समझ। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, हमसे इस प्रश्न में सबसे पहली चीज़ क्या मांगी थी, कर दी अपन लोगों ने। अब क्या बोला, शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट। अब पहले एक स्टेटमेंट बनाओ, लिखो स्टेटमेंट बनाओ बेटा, स्टेटमेंट ऑफ showing the effect of rectification of error on profit, statement of showing the effect of rectification of error on profits। थोड़ा बेसिक बढ़ाते हैं आपका नॉलेज, उसको समझिएगा, टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। बेटा बिना पढ़ाए कोई चीज़ पूछूंगा तो गलत जवाब दोगे, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पढ़ा दिया और फिर अपन सही जवाब देंगे वो ज़्यादा सही रहेगा कि नहीं रहेगा, फिर गलत जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है। हम लोग वर्ष के अंत में क्या बनाते होंगे, अंतिम खाते। क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस। बेटा क्या बैलेंस शीट की सहायता से कभी लाभ और हानि का ज्ञात होता है क्या, लाभ और हानि किससे ज्ञात होती है, ट्रेडिंग से या फिर P&L। ट्रेडिंग से क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। P&L से पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट। क्या मैं सही बोला बेटा, पॉइंट ये आया,
अगर मैं किसी खर्च खाते या आय खाते में अशुद्धि कर दूंगा तो उसी अशुद्धि का प्रभाव भी लाभ और हानि पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही खर्च और इनकम अकाउंट जो है यही ट्रेडिंग और पीएनएल में जाते हैं। लेकिन किसी व्यक्तिगत खाते यानी कि संपत्ति खाते या किसी दायित्व खाते में अशुद्धि कर दूंगा तो संपत्ति और दायित्व तो कहाँ जाते हैं, उनमें अशुद्धि करूं चाहे नहीं करूं, क्या उसका लाभ और हानि पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? पहले हाँ ना में जवाब देते जाइएगा। अगर बोलते हैं कि हाँ सर प्रभाव पड़ेगा तो यस सर बोलेंगे, बोलते हैं नहीं सर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो बोलेंगे नो सर। क्या पहले वाले पॉइंट में अशुद्धि खर्च खाते में हो रही है, क्या इसका लाभों पे प्रभाव पड़ेगा बेटे? नंबर 2, सेल्स, क्या सेल्स हमारी इनकम होती है, इसमें अशुद्धि हुई तो लाभ पे प्रभाव पड़ेगा। सप्लायर कौन होता है, लेनदार, दायित्व लाइबिलिटी होती है। इस खाते में कोई अशुद्धि होगी तो क्या लाभों पे प्रभाव पड़ेगा? वेरी गुड, बात समझ में आ गई। तीसरा देखें, सेल्स रिटर्न था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी, पार्टी के अकाउंट में एंट्री हो गई। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग और पीएनएल का आइटम है ना बेटा, इसमें अशुद्धि करेंगे लाभों पे प्रभाव पड़ेगा। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 5 हुआ, हमने भुगतान किसको किया, सप्लायर को। बे मतलब किस खाते को डेबिट कर दिया, परचेज, परचेज एक खर्च खाता है ना, उस खाते में अशुद्धि होगी लाभों पे प्रभाव पड़ेगा बेटे। छठा पॉइंट, हमने माल बेचा था, सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल यानी देनदारों को भी डेबिट कर दिया, तो सेल्स खाते में गलती नहीं है, गलती किस में है, देनदार बैलेंस शीट के आइटम है, बैलेंस शीट के आइटम में गलती हुई, क्या लाभों पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तय हो गया, समझना है। अब हम लोगों को खाली स्टेटमेंट में शो करना है कि इसका आंसर कैसे आएगा। हमसे इसने अशुद्धियों का प्रभाव पूछा है या अशुद्धियों के सुधार का प्रभाव पूछा है? कंफ्यूज हो, नहीं पता, अशुद्धि का पूछा कि अशुद्धि के सुधार का। पॉइंट नंबर पहला पढ़िए क्या लिखा नीचे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर करेक्टिंग द अबव, अशुद्धियों की सुधार प्रविष्टि दीजिए। फिर पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, शो हाउ दे अफेक्ट द प्रॉफिट, अशुद्धियों के सुधार प्रविष्टि के पश्चात लाभों पे क्या प्रभाव पड़ा, तो अशुद्धि का प्रभाव पूछा या अशुद्धि के सुधार का प्रभाव पूछा? बात समझ में आ गई। तो जो प्रभाव पहले पड़ा था उसका ठीक उल्टा अशुद्धि के सुधार के बाद होगा कि नहीं होगा। गलती होने से प्रॉफिट कम हो गया था, उस गलती को सुधारने से घटा हुआ प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्या? गलती होने से प्रॉफिट बढ़ चुका था, अशुद्धि का सुधार हो जाने से क्या प्रॉफिट बढ़ा हुआ घट जाएगा बेटे? बात समझ में आ गई, वेरी गुड। बनाओ स्टेटमेंट में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम इंक्रीज का, एक कॉलम डिक्रीज का। आप पहले फॉर्मेट बना लो फिर साथ साथ करें। डालिए बेटा, चले पहला पॉइंट देखिए, क्या हमने एक्सपेंस खाते को ज़्यादा डेबिट कर रखा था, इससे हमारा खर्चा बढ़ जाने से लाभ कम हो रखे थे बेटा। जैसे ही इस खर्चे के राशि को कम करके एरर को ठीक कर देंगे तो घटा हुआ प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्या बेटे? लिखो, एक्सपेंस अकाउंट ओवरकास्टेड, जैसे ही इसका सुधार किया होगा तो हमारे प्रॉफिट जो घटा हुआ था क्या वो बढ़ जाएगा बेटे? एक्सपेंस अकाउंट ओवरकास्टेड। सब बच्चे हाँ ना बताओ, बात समझे? नंबर 2 देखो बेटे, सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड इन शॉर्ट बाय 100, सेल्स इनकम होती है बेटे, इनकम का टोटल अपन ने 100 रुपये से कम लगाकर प्रॉफिट को भी कम कर रखा था, जैसे इस गलती को ठीक कर देंगे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लिखो,
सेल्स अकाउंट अंडर कास्टेड, बढ़ गया बेटे 100 रुपए से प्रॉफिट। तीसरा, गलती सप्लायर लेनदार चिट्ठे के आइटम पे हुई है बेटे, क्या इस गलती का कोई प्रभाव लाभों पे पड़ेगा? और भी आसान बनाओ तो आंख बंद करके सोचना कि अगर हम ट्रेडिंग और पीएनएल बना रहे होते तो क्या सप्लायर लेनदार कभी भी आज तक हमने ट्रेडिंग और पीएनएल के डीआर या सीआर में दिखाया था क्या? तो जब वो आया ही नहीं ट्रेडिंग और पीएनएल में तो लाभ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिखो बेटे, नो इफेक्ट। नंबर 4, सेल्स रिटर्न। 100 रुपए का सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यानी पार्टी को तो क्रेडिट कर दिया, बैलेंस शीट के आइटम को तो क्रेडिट कर दिया। ट्रेडिंग में जो सेल्स आ रही थी उसमें से सेल्स रिटर्न लेस होकर आनी चाहिए थी, आपने सेल्स रिटर्न को ही रिकॉर्ड नहीं किया, यानी आपने अपनी सेल्स की इनकम को भी कम नहीं किया था। अब सेल्स नाम की इनकम को 100 रुपये से कम नहीं किया था तो आपका प्रॉफिट भी 100 रुपये से ज़्यादा आया था ना। जैसे ही सेल्स रिटर्न को बुक्स में लाओगे तो तुम्हारी जो टोटल सेल्स थी वो 100 रुपये से कम हो जाएगी। जैसे ही सेल्स 100 रुपये से कम हो जाएगी लाभ भी 100 रुपये से कम हो जाएंगे। लिखो बेटे, sales return not posted to sales return account, sales return not posted to sales return account। कितना रुपीस बेटे? 100 रुपये। प्रॉफिट घट जाएगा हमारा। 5वां, बेटा अपन ने भुगतान किसको किया था? सप्लायर, किसी लेनदार को भुगतान किया। चलिए एंट्री बताइए लेनदार को भुगतान करनी। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मुझे किसको डेबिट करना चाहिए? मैंने कर दिया परचेज को। अरे भुगतान सप्लायर को करने से कोई खर्चा थोड़ी होता है, वो तो भुगतान है बेटे। खर्चा किसको डेबिट कर दिया? क्या परचेजेस को। क्या आना चाहिए था क्या परचेज? ऐसे हमारा खर्चा आ जाने से लाभ भी कम हो गए थे। जैसे ही खर्च खाते को कम करेंगे लाभ घटे हुए बढ़ जाएंगे बेटे। लिखो, paid to supplier debited to purchase account। कितना रुपए? 500। नाउ छठा पॉइंट, 5वें पॉइंट में अच्छे से देखने, पेड टू सप्लायर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। लिख लिया बेटा। छठा पॉइंट, हमने माल बेचा था 50 रुपए का, तो जिस व्यक्ति को बेचा ट्रेड रिसीवेबल देनदार खाते को डेबिट करते और सेल्स खाते को क्रेडिट करते। आपने सेल्स को तो क्रेडिट किया ही किया, साथ ही साथ ट्रेड रिसीवेबल खाते को भी डेबिट कर दिया। गलती सेल्स अकाउंट में हुई क्या? गलती सेल्स अकाउंट में नहीं हुई, किस में हुई? ट्रेड रिसीवेबल ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम है या बैलेंस शीट का? क्या इस अशुद्धि का प्रभाव लाभ पे पड़ा था? वेरी गुड। लिखिए, नो इफेक्ट। आप में से बाइक किस किस को चलानी आती है? ओके, सभी मतलब ऑलमोस्ट। और 4 व्हीलर किसको चलानी आती है? देखो संख्या पहले के मुकाबले में कम हो गई, ठीक है। ये सबको बाइक चलाना आप पैदा हुए तभी आ गया था क्या? है जी, कुंडली में लिखा हुआ आया था क्या? ये बाइक चलाती है, इसको बिठा देना, बाइक चला लेगा। कैसे कैसे सीखे आप बाइक चलाना? पहले कोशिश करी है ना। अच्छा, कोशिश ही नहीं करते तो देखने भर से आ जाती क्या? थोड़ा बता सकते हैं? मैं ये एग्जाम्पल किस संदर्भ में लिया हूँ, बता सकते हो? बता। वेरी नाइस। और दूसरा ट्राई, कोशिश शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने इतनी इंग्लिश 11वीं और 12वीं में लिखी थी क्या? इतनी ज़्यादा जितनी अब लिखने को मिल रही है? अरे वहाँ नहीं
सीखने को मिला, इसीलिए थोड़ा हाथ तंग है कि नहीं। अब लिखने को मिल रहा है तो पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन जितना आता था उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। अब तुमने बोला नो इफेक्ट, तो मुंह से निकल रहा है ना अंग्रेजी का शब्द नो इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। समझ में आ गई क्या आपको मेरी? चलो, मनोबल क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हैं? मेरे में मनोबल है, आई एम हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अपने पास शब्दों की डिक्शनरी में एक शब्द और जुड़ा कि नहीं जुड़ा? इंग्लिश ऐसी ही आती है बेटे, समझ गए ना, धीरे धीरे बोलने से आएगी, याद रखिएगा। और हाँ जी बोलिए। अबे नहीं बता रहा तेरे को, मैं 3 बार बता चुका, उस टाइम ध्यान क्यों नहीं है तुम्हें? हाँ भाई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ना टोटल बताओ इंक्रीज का 650। नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, दुनिया को समझ में, तेरे को समझ में क्यों नहीं आया बे? 5वां पॉइंट बेटा, भुगतान किसको किया था? लेनदार को, लेकिन लेनदार की बजाय डेबिट किसको कर दिया? परचेज। परचेज खाता बेमतलब पुस्तकों में आ गया, खर्चा हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया था? कम हो गया था। जैसे ठीक करेंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेट में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। क्या लिखेंगे? नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है बेटा। अब अपने से आखिरी पॉइंट क्या पूछा इसने? क्या बनाओ? सस्पेंस। वो तो बना देंगे हम लोग, बनाओ देखें। क्या पहले से पता है डिफरेंस कितने रुपए का है? डेबिट ज़्यादा है 150 से, तो सस्पेंस क्रेडिट में गया होगा। बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना रुपीस? 150। अब जो जर्नल एंट्री आपने पास करी उसमें पहली एंट्री देखिए क्या है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस है ना। कितना रुपए? 50। हाँ बेटा, दूसरी एंट्री सस्पेंस टू सेल्स है क्या? टू सेल्स कितना रुपए? 100 रुपए। आपकी थर्ड एंट्री देखो बेटे, सप्लायर टू सस्पेंस हो रहा है बाय 225। चौथी एंट्री सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, कितना रुपीज? 100 रुपये। एंट्री नंबर 5 बेटा, सस्पेंस आया क्या? नहीं आया। आखिरी एंट्री में आया बाय ट्रेड रिसीवेबल, कितना रुपए? 100। बेटा हम लोग क्या उम्मीद रखते हैं सस्पेंस अकाउंट से कि ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या हो जाना चाहिए? मैच। लेकिन यदि टोटल मैच नहीं हो तो ये इस बात को दर्शाता है कि अभी सभी एरर पकड़ में नहीं आई है, अभी उन एरर्स को ढूंढना बाकी है। इसलिए जब तक एरर मैच नहीं हो जाती हम इस खाते को बैलेंस सीडी करके बंद कर देंगे। टू बैलेंस सीडी। पहले क्रेडिट का टोटल बताओ। क्रेडिट का टोटल 575 और डेबिट का टोटल था 150। 575 में से 150 गया 400। ओके बेटा, दिस इज द बैलेंस कैरिड डाउन। ऑल क्लियर? समझ आ गया बेटा? चले, अब इस चैप्टर में हम लोगों ने सारे इलस्ट्रेशंस में से एक 8वां इलस्ट्रेशन छोड़ा हुआ है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 में से तीसरा और चौथा छोड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और इलस्ट्रेशन नंबर 8 अंतिम खाते बनाने के बाद अशुद्धि का सुधार पर निर्भर है। फटाफट कॉपी में लिखें, अंतिम खाते बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार।
अंतिम खाते बनाने के पश्चात अशुद्धियों का सुधार। लिखो बेटा, लेखांकन वर्ष के अंत में, लेखांकन वर्ष के अंत में जब अंतिम खाते बनाए जाते हैं, लेखांकन वर्ष के अंत में जब अंतिम खाते बनाए जाते हैं, तब तलपट में दिखाए जा रहे, तलपट में दिखाए जा रहे सभी नाममात्र खातों को, सभी नाममात्र खातों को ब्रैकेट में लिखो, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, ब्रैकेट बंद कर दो। मैंने बोला सभी नाममात्र खातों को, आपने लिखा फिर इंग्लिश में इनकम एंड एक्सपेंस, ब्रैकेट बंद कर दिया। व्यापार खाते, व्यापार खाते तथा लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करते हुए, हस्तांतरित करते हुए उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। यहां तक लिख लिया सबने? किंतु, किंतु वास्तविक खाते तथा व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते तथा व्यक्तिगत खाते, ब्रैकेट में लिखो असेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट, असेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट, ब्रैकेट बंद कर दो, को व्यापार एवं लाभ हानि खाते में, व्यापार एवं लाभ हानि खाते में अंतरित नहीं किया जाता, अंतरित नहीं किया जाता, जबकि, जबकि उन खातों के शेष को, जबकि उन खातों के शेष को चिट्ठे में, चिट्ठे में दर्शाया जाता है, चिट्ठे में दर्शाया जाता है, पूर्ण विराम। बेटा ये मैंने आपको अभी तक ये नहीं समझाया कि अशुद्धि का सुधार अंतिम खाते बनाने के बाद कैसे होगा, ये नहीं बताया अभी आपको। अभी तो मैंने एक नॉर्मल बात बोली है कि जब हम लोग लेखांकन वर्ष के अंत में क्या बनाते हैं बेटे, ट्रेडिंग और P&L और बैलेंस शीट, तो तलपट में जो खर्चे और इनकम होते हैं ना, उनको अपन लोग ट्रेडिंग और P&L में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं। जैसे आपको P&L में रेंट नाम का खर्चा तलपट के डेबिट में दिख रहा है, तो अपन इस रेंट को जब अंतिम खाते बनाते हैं तो P&L की DR में डालते हैं ना। तो जो रेंट खाता आपको क्या दिखा रहा था, कितने रुपीस का, आप उसे कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, P&L की डेबिट में लिखोगे बेटा। क्या मुझे एक एंट्री बता सकते हो आप? शाबाश, आपने एंट्री बोली, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। बेटा इस रेंट को आपने क्या कर दिया, कितने रुपीस से,
अच्छा पहले खाता पहले क्या था, फिर क्या हुआ कि एक खाता हमेशा के लिए क्लोज हो गया, इस खाते का बैलेंस कितना हो गया, 0। बात समझ में बेटे। लेकिन आपने एक मशीन खरीदी बेटे, एंट्री बोलिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, जो भी। ओके बेटा, इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन थी, कितना रुपए का लगाया, 10,000। मशीन थी कितने की, अब डेप्रिसिएशन को तो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। आई मेरी बात समझ। डेप्रिसिएशन पहले क्या था, अब क्या हुआ, क्या डेप्रिसिएशन खाता भी क्लोज हो गया। अच्छा मशीन जो है पहले डेबिट कितने की थी, आपने 10,000 रुपये से क्या किया था, क्या 90,000 डेबिट बची है ना बेटे, क्या इस खाते को क्लोज कर दिया गया कि बैलेंस बचा, और इस बैलेंस को कहाँ पे लिखा गया, पहले जो मैंने बात समझाई पक्की समझ में आ गई। अब एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, जब अंतिम खाते बन जाने के पश्चात, जब अंतिम खाते बन जाने के पश्चात अशुद्धियों का सुधार किया जाता है, अंतिम खाते बन जाने के बाद अशुद्धियों का सुधार किया जाता है, तो सभी नाममात्र खातों को लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता, ब्रैकेट में लिखो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस, रिप्लेस लिख लेना बेटे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से, बेटा जल्दी ले लो ना, क्या चाहिए, क्या चाहिए था, बैंक जा रही हो क्लास से, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस, रिप्लेस मतलब बदल दिया जाता है, ठीक है बेटे। परंतु परंतु व्यक्तिगत खाते एवं वास्तविक खाते, व्यक्तिगत खाते एवं वास्तविक खाते लाभ हानि समायोजन खाते से, व्यक्तिगत खाते एवं व्यक्तिगत खाते एवं वास्तविक खाते लाभ हानि समायोजन खाते से नहीं बदले जाते, से नहीं बदले जाते हैं, पूर्ण विराम, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखो, सभी प्रकार की अशुद्धियों का सुधार करने के पश्चात, सभी प्रकार की अशुद्धियों का सुधार करने के पश्चात लाभ हानि समायोजन खाते के शेष को, लाभ हानि समायोजन खाते के शेष को पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है, पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है, पूर्ण विराम। बेटा मैंने आपको जो भी थ्योरी लिखवाई है ना, उस थ्योरी का पर्पस आप समझिएगा। दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दो अलग अलग ईयर के दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। वर्ष 2021
वर्ष 2022। एक्चुअल, एक्चुअल मतलब वास्तविक परचेज कितने की है? एक्चुअल सेल्स, ओके बेटा, इधर की एक्चुअल परचेज कितने की है और एक्चुअल सेल्स कितने की है? चलिए मुझे एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट बताइए जरा, 2021 का तो 2022 का। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? ये तो था जो एक्चुअल था। अब मैं ये कहूँ कि मैंने गलती से इस 5 लाख रुपए का टोटल जो है वो गलती से 50,000 रुपए से कम लगा लिया बेटे, सॉरी 4,50,000 रुपए लगा लिया, गलती से लगा लिया। यानी कि जो टोटल लगना कितना चाहिए था 5 लाख, वो लग कितना गया? तो बताइए बेटा प्रॉफिट मेरा कितना आ गया होगा? 7 लाख माइनस 450, 2.5 लाख आ गया होगा। बात समझ में आ गई? हो गई ना अशुद्धि? अंतिम खाते बना लिए मैंने, हो गई अशुद्धि। भाई परचेज नाम का अकाउंट डेबिट होना कितना चाहिए था, जबकि एक गलती से डेबिट कितना हो गया? मतलब क्रय बही का योग 50,000 से कम लगा हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ गया? प्रॉफिट भी गलत आ गया कि नहीं? अब मैं कौन से ईयर में प्रवेश ले चुका हूँ बेटा? जब 2022 का मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें परचेज नाम का खर्चा 2022 वाले ईयर का 8 लाख ही आना चाहिए, और 2022 की सेल्स नाम की इनकम की राशि 12 लाख की आनी चाहिए। तो जो आपने मुझे सही प्रॉफिट बताया था वो स्वतः ही 4 लाख आ जाता कि नहीं आ जाता? लेकिन 2022 में हमें ज्ञात हुआ कि हमने 2021 में परचेज का योग जो लगना कितना चाहिए था वो हमसे लग कितना गया? परचेज अकाउंट हमने कम डेबिट कर दिया था। अब हम क्या हमारी अशुद्धियों को छोड़ देंगे क्या? ऐसे बोलेंगे रात गई बात गई? ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन से ईयर में ठीक करेंगे? परचेज बुक का टोटल कम लग गया था तो हम परचेज को फिर से 50,000 से डेबिट कर दें बेटा, और सस्पेंस खाते को क्या कर दें? ये कौन से ईयर में डेबिट हो गई? अगर मैं 2022 में परचेज नाम के खर्चे को और डेबिट कर दूंगा तो ट्रेडिंग में भी भार 50,000 रुपये का आएगा कि नहीं आएगा? अब सही प्रॉफिट 2022 का कितना था, लेकिन चूंकि पिछले साल की गलती का सुधार चालू वर्ष में हो रहा है तो मेरे इस साल का प्रॉफिट कितना आ गया? अब बताओ सही प्रॉफिट कितना था और आया कितना? सही प्रॉफिट 2022 का कितना था और आया कितना? दोनों साल का गलत हो गया कि नहीं? मतलब एक साल की अशुद्धि को ठीक करने के चक्कर में दूसरे साल को भी गलत कर दिया ना मैंने। अब जो पहला पैराग्राफ पढ़ा है उसको पढ़ो, देखो कि जब लेखांकन वर्ष के अंत में अंतिम खाते बनाए जाते हैं तो हम तलपट में दिखा रहे सभी खर्चों यानी नाममात्र खातों यानी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट को ट्रेडिंग और पी&एल में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं बेटा। लेकिन चिट्ठे के जो आइटम होते हैं यानी कि पर्सनल अकाउंट यानी कि एसेट्स और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी के खातों को क्लोज नहीं किया जाता, जबकि उनका शेष तो चिट्ठे में रहा जाता है बेटा। बोलो बोलो। अब आगे का पैराग्राफ पढ़ो। जब अंतिम खाते बनाने के पश्चात अशुद्धियों का सुधार करते हैं तो सभी नाममात्र खातों यानी कि इनकम और एक्सपेंस अकाउंट को कौन से खाते से रिप्लेस कर देते हैं? लाभ हानि समायोजन खाता। क्यों बेटे? खर्च और आय खातों में गलती होती है तो ही लाभों पर प्रभाव पड़ता है ना। तो बेटा अगर मुझे एरर पिछले वर्ष की एरर का समायोजन किस वर्ष में करना हो तो मैं परचेज अकाउंट की जगह पर, मेरे मन में तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, लेकिन मैं लिखूंगा क्या? परचेज को हटाऊंगा और क्या लिखूंगा? पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितना रुपए? अब दिमाग लगाइए, ये आपने कौन सा अकाउंट बनाया था? अभी आपने अगर परचेज लिखा होता तो फिर आप परचेज को कहाँ पे ही ट्रांसफर करते? अब मैंने परचेज लिखा ही नहीं, मैंने क्या लिख दिया? तो क्या ये ट्रेडिंग में 50,000 आएगा क्या? 12 लाख रुपए क्या थी सेल्स? परचेज का खर्चा कितना था? आपका जो प्रॉफिट आना चाहिए था 2022 का वो आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि आपने तो परचेज को किस अकाउंट से रिप्लेस कर दिया?
तुमने ट्रेडिंग में एडजस्ट ही नहीं किया, किससे एडजस्ट किया? पी एंड एल। एडजस्टमेंट, बोलिए क्या? एड समायोजन खाता होता है कि नहीं? जब किसी खाते में गलती हो जाती है, उससे संबंधित अशुद्धि को ठीक करने के लिए समायोजन खाता खोला जाता है। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर देने से हमने 2022 के ट्रेडिंग को गलत होने से बचा लिया कि नहीं बचा लिया? कोई भी एक्सपेंस अकाउंट हो, कोई भी इनकम अकाउंट हो, अगर वो पिछले साल से संबंध रखता है तो उसका लेखांकन चालू वर्ष में करने समय एंट्री तो मन में बोलिएगा जो होनी चाहिए, लेकिन उस खाते को रिप्लेस किससे कर देना? पी एंड एल है। इससे अपन लोग पिछले साल की गलती का प्रभाव चालू वर्ष के लाभ हानि खाते पर डालने से बच जाएंगे। बात समझ में आ गई? जैसे कि मैं आपको कहूँ, मैंने कहा विक्रय बही का योग 5,000 रुपये से कम लगा और मैं कहूँ अभी तक अंतिम खाते नहीं बने हैं, तो आप बोले कि नहीं बने अंतिम खाते, नहीं मतलब बनाने बाकी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सेल्स बुक का टोटल 5,000 से कम लगा, आप एंट्री क्या कर देंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया आपने। मैं कहूँ नहीं बेटे ये अशुद्धि मुझे कब पता चल रही है? तो ये सेल्स कौन से साल की है? पिछले साल की। अगर मैं इस साल की सेल्स में शामिल कर लूंगा तो इस साल की सेल्स बेमतलब बढ़ जाएगी, इस साल का प्रॉफिट बेमतलब बढ़ जाएगा। तो पिछले साल का तो घटाकर गलत दिखा दिया था, इस साल का बढ़ाकर गलत दिखा दो, 2 साल के अलग अलग प्रॉफिट गलत हो गए कि नहीं हो गए? तो जब आप अशुद्धि का सुधार अंतिम खाते बनाने के बाद, तो आप सस्पेंस में सेल्स की जगह क्या लिख दो? पी एंड एल एडजस्टमेंट। बेटे बात समझ में क्या? मैं कहूँ पिछली बार डेप्रीशिएशन ही लगाना भूल गए थे, तो डेप्रीशिएशन लगाने की एंट्री बोलो, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये कब भूले? अंतिम खाते बनाने से पहले भूल गए। तो अभी अंतिम खाते नहीं बने, अभी लाभ और हानि पर प्रभाव उसका नहीं पड़ा है, तो आप क्या कर दो? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, जो एंट्री होनी चाहिए वो कर दो। ये आपको यही अशुद्धि कब पता चले? बताओ इन दोनों खातों में से कौन सा खर्च खाता है या आय खाता है? डेप्रीशिएशन ना। एंट्री तो मन में बोलिएगा डेप्रीशिएशन टू मशीनरी, लेकिन डेप्रीशिएशन को हटाकर क्या लिखना? पी एंड एल एडजस्टमेंट टू मशीनरी। बेटा मशीन की जगह पर लाभ हानि समायोजन खाता क्यों नहीं आया? क्योंकि मशीन अकाउंट खर्चा या इनकम अकाउंट नहीं है, ये एक वास्तविक खाता है ना बेटे। बात समझ में आ गई? और ठीक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यही तो समझाया था कि जो संपत्ति और दायित्व खाते होते हैं, जो चिट्ठे के आइटम होते हैं, क्या उनमें अशुद्धि का प्रभाव लाभ पर पड़ता है? क्या किन का पड़ता है? पी एंड एल या ट्रेडिंग के आइटम का। टेल मी यस और नो। एक और एग्जांपल दूं बेटे। अब आप पहले मुझे जो फाइनल अकाउंट बनाने से पहले एंट्री बनती वो बोलना, फिर जो एंट्री फाइनल अकाउंट बनाने के बाद बननी चाहिए वो बोलिएगा, ठीक है? राहुल नाम के व्यक्ति ने हमारे 5,000 रुपये का भुगतान नहीं किया, डूबत ऋण हो गया, इसका लेखा ही नहीं किया गया। अगर मुझे ये अशुद्धि अंतिम खाते बनाने से पहले पता चले तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए? बिल्कुल सही बोले, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू करंट। लेकिन यही मुझे अशुद्धि अंतिम खाते बनाने के पश्चात पता चले तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू राहुल। देखो तुम्हारे मन में तो आवाज बैड डेट्स टू राहुल की आ रही थी ना, लेकिन तुम्हारा हाथ लिख क्या रहा है? पी एंड एल, क्योंकि ये बैड डेट्स पिछले साल के लाभ हानि खाते में शामिल होना चाहिए था। तुमने पिछले साल तो शामिल किया नहीं, उससे तुम्हारा प्रॉफिट पिछले साल का क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़ना नहीं चाहिए था। अब तुम वो बैड डेट्स पिछले साल का इस साल रिकॉर्ड करोगे तो इस साल का घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? पिछले का तो बढ़ा दिया, इस साल का घटा दिया, दोनों ही सेपरेटली गलत हो गए कि नहीं हो गए? बात समझ में आ गई बेटा? एक और एग्जाम्पल दूं। हमें पैसा बी से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? एंट्री बनाइए क्या होनी चाहिए थी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। लेकिन मैं खाते में बी के खाते में सी को पोस्ट करके आ गया, तो लेजर में बी क्रेडिट होना चाहिए था। कर मैंने क्या दिया? रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो, सी अकाउंट डेबिट टू बी। ये एंट्री मैंने कब करी? अंतिम खाते बनाने से पहले। बताओ मुझे ये अशुद्धि अगर अंतिम खाते बनाने के बाद हो तो क्या एंट्री होगी? यही एंट्री होगी। हाँ, सी अकाउंट डेबिट टू बी। किसी के मन में है क्या पी एंड एल एडजस्टमेंट क्यों नहीं आया? बताइए तो क्यों नहीं आया? ना ये कोई ट्रेडिंग का आइटम था, ना ये पी एंड एल का था, ना ये ट्रेडिंग का आइटम था, ना ही ये पी एंड एल। थ्योरी जो लिखवाई है वो इसलिए नहीं लिखवाई कि हमारे पास बहुत समय है, तुम्हारे पास पेन में बहुत सारी इंक है कि कुछ तो लिखो, खरीदा है तो। थ्योरी लिखवाई देखो मैंने कि जब हम लोग व्यक्तिगत खाते यानी
बैलेंस शीट के आइटम को रिप्लेस करेंगे तो पी एंड एल रेक्टिफाई करेंगे तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट काम में नहीं आएगा। लेकिन जो खर्च खाते होंगे, जो इनकम अकाउंट होंगे, उनको रिप्लेस करने पर डेफिनेटली पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट काम में आएगा। बेटा क्या इस अशुद्धि का प्रभाव लाभ हानि पड़ा था क्या? तो इसके प्रभाव को ठीक करते समय भी पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट काम में नहीं आएगा। आइए आपको बात समझ पक्की? इलस्ट्रेशन नंबर 8। पढ़िए। पहले अंदाजा कैसे होगा कि अंतिम खाते बनाने के बाद है कि पहले? क्योंकि अंदाजा ही नहीं कर पाएंगे तो जहाँ पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना था वहाँ नहीं खोल के आओगे, और जहाँ खोलना था वहाँ खोल के आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट का मतलब होता है लिखा जाना, द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा तलपट के अंतर को सस्पेंस में डालते हैं या लाभ हानि खाते में? सस्पेंस। अरे कौन बोला लाभ हानि खाते में डालते हैं? तलपट के अंतर को कहाँ डालते हैं? इस पागल ने कहाँ डाल दिया? पहली गलती हो गई कि नहीं हो गई? सस्पेंस के अंतर, जो तलपट का अंतर था वो जाना कहाँ चाहिए था? रॉय बोला काय का सस्पेंस? पी एंड एल अकाउंट। बेमतलबी खर्च को बढ़ा दिया होगा, बेमतलबी इनकम को बढ़ा दिया होगा। पहली अशुद्धि आ गई कि नहीं आ गई? अब लिखता है नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, मतलब अंतिम खाते बनाने के बाद, ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु एग्जामिन द ओल्ड बुक्स, पुरानी पुस्तकें, यानी चालू वर्ष में पिछले साल की गलतियों का सुधार हो रहा होगा, एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। अब बेटा पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 8 तक आपको एरर गिवन है। लास्ट में क्या कहता है? मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स, सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब अपने से तो क्या मांगिए? केवल एंट्री मांगिए। ये थोड़ी बोलता है बिफोर होगी तो क्या होगा, आफ्टर होगी तो क्या होगा। नहीं बोला ना। अपने को तो पता है ना कि इसमें बिफोर हो रहा है कि आफ्टर, आफ्टर। लेकिन हम इस प्रश्न का आंसर लाइन बनाकर ये मान के करेंगे कि अगर ये अशुद्धियां अंतिम खाते बनाने से पहले पता चलती तो क्या रेक्टिफिकेशन होता, अंतिम खाते बनाने के बाद हुई तो कैसे पता चला। तो इससे अपने को फायदा क्या होगा? अंदाजा कर पाएंगे। याद है बिफोर सस्पेंस अकाउंट विद सस्पेंस अकाउंट? याद है बेटे? लिखो चलो। इधर लिख लो बिफोर फाइनल अकाउंट्स और इधर लिख लेना आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। नंबर 1, आफ्टर फाइनल अकाउंट में एक ही काम करना है कि जो खर्च खाता है, इनकम खाता है, उसे किससे हटा देना है? पी एंड एल एडजस्टमेंट। बात खत्म। चले देखो, परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस। बेटा स्कूटर खरीदोगे तो मोटर व्हीकल डेबिट होना चाहिए था, आपने किसको डेबिट कर दिया? कन्वेंस, मतलब आवागमन के खर्च खाते को डेबिट कर दिया। गलती हो गई क्या आपसे? पहले इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाओ। डेबिट क्या होना चाहिए था? मोटर व्हीकल, और आपने किसको डेबिट कर दिया? कन्वेंस। एंट्री बनाओ, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस। कितना रुपए? 3000। और चूंकि आपने मोटर व्हीकल को डेबिट नहीं किया, किसको डेबिट कर दिया था? कन्वेंस को, तो इस रॉय ने मोटर व्हीकल के ऊपर क्या कोई डेप्रिसिएशन जो लगना चाहिए था वो नहीं लगाया होगा ना? लास्ट लास्ट देखो ना बेटा, नहीं लगाया ना डेप्रिसिएशन, लगना चाहिए था। क्यों नहीं लगाया इसने? तो इसने मोटर व्हीकल को डेबिट नहीं किया था, किसको डेबिट कर दिया था? तो क्या कन्वेंस पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या? तो लगना किस पे चाहिए था? मोटर व्हीकल। तो एंट्री क्या होती? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल। कितना रुपए? 10% का 300 रुपये। बेटा देखिएगा ध्यान से, जब बिफोर फाइनल अकाउंट था तो जो एंट्री जिस मैनर में बननी चाहिए थी उसी मैनर में बना चुका हूँ मैं। लेकिन अगर मुझे यही अशुद्धियाँ कब पता चले तो मैं क्या करूँगा? मोटर व्हीकल को तो मोटर व्हीकल से ही डेबिट करूँगा। बताइए कन्वेंस एक खर्च खाता था कि नहीं था? इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा? पी एंड एल। क्यों करूंगा बताइए?
क्योंकि इस खाते ने पिछली बार के P&L खाते में बेमतलब जाकर प्रॉफिट को कम कर दिया था कि नहीं कर दिया। अच्छा नीचे देखिए, डेप्रीशिएशन टू मोटर व्हीकल दिख रहा है बेटा। मोटर व्हीकल तो वैसे का वैसा हो जाएगा, डेप्रीशिएशन को हटाकर क्या लिख दें, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल। आई बेटे बात समझ। थोड़ा एक बात और जवाब दीजिएगा, पिछली बार आपने खर्चा कितना दिखाया था और खर्चा कम कितना दिखाया था, तो 2700 से तुम्हारा प्रॉफिट कम हो रखा था ना बेटे। इस बार आपने देखिए P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट कितने से किया और डेबिट कितने से किया, यानी P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट यानी लाभ हानि खाता क्रेडिट 2700 से हुआ कि नहीं हुआ। ये 2700 लाभ को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पिछली बार जो लाभ 2700 से कम था वो इस बार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। बात समझ में आ गई बेटे। नंबर सेकेंड एरर देखिए, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्टेड बाय ₹10। परचेज अकाउंट ज़्यादा डेबिट कर दिया कि परचेज को। एंट्री बोलो नॉर्मल केस में, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। बेटे घबराओ, गलत होगा तो मैं बोल दूंगा, बोलिए सब। परचेज को ज़्यादा डेबिट कर दिया, एंट्री बोलो। वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। मुझे यही अशुद्धियों का पता कब चला, तो बताओ क्या अभी भी सस्पेंस टू परचेज करूं, क्या करूं। शाबाश, परचेज को किससे रिप्लेस कर देंगे, एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। कितना रुपीस, 10,000। आगे बेटे बात समझ। तीसरा देखो बेटा, नेट में दिक्कत है आप लोगों के, इसलिए आपको नहीं आ रहा है उधर दिखाई में क्लियर, तो नेट के कारण ही नहीं आता बेटे। अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर P फॉर ₹2000 वॉज एंटर्ड एज सेल। खरीदा और दिखा क्या दिया, तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू P, अपन ने दिखा दिया P टू सेल्स। रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी क्या, हाँ जी। होना क्या चाहिए था, डेबिट परचेज, उसे आपने डेबिट नहीं किया, आप डेबिट कर दूं। सेल्स क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, आपने उसे क्रेडिट नहीं किया, अब क्या कर दूं, डेबिट। वे मतलब क्रेडिट कर दिया था आपने, और P कितने रुपए से डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, 4000। एंट्री समझ में आ गई बेटा। परचेज टू P होना चाहिए था, नहीं किया, P टू सेल्स कर दिया, परचेज टू P कर दो, जो P टू सेल्स किया था उसकी रिवर्स एंट्री सेल्स टू P कर दो। समझे बेटे। अब बताओ ये अशुद्धि मुझे कब पता चले, कौन से खातों को रिप्लेस कर दूं। शाबाश, एंट्री बोलिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P। P&L एडजस्टमेंट 2000 प्लस 2000 4000 से डेबिट हो गया क्या बेटा। जरा सा भी कष्ट आ रहा है क्या, पहले साधारण एंट्री लिखो, फिर उन खातों को हटा दो जो कि लाभ हानि खातों संबंधित है, क्या लिख दो उनकी जगह, P&L एडजस्टमेंट। ओके, नंबर फोर्थ, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर A वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ B। पैसा मिला किससे, तो किसको क्रेडिट करना चाहिए था, अपन ने बे मतलब किसको क्रेडिट कर दिया। एंट्री बोलो फटाफट, कितना रुपए, 1000। क्या इधर भी यही एंट्री होगी, क्योंकि इनमें एक भी खाता ऐसा नहीं है जिसने लाभ हानि को प्रभावित किया। आई बेटे बात समझ। रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर C वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। बेटा पैसा किससे मिला, तो लेजर में C का खाता क्रेडिट होना चाहिए था, आपने उसे 500 से क्रेडिट नहीं किया जबकि डेबिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया जाए। एंट्री लिखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू C। जो 500 से क्रेडिट होना चाहिए था उसे क्रेडिट के बजाय क्या कर दिया, इसलिए 500 तो ओरिजिनल क्रेडिट और 500 रॉन्ग डेबिट, इसलिए 500 प्लस 500 1000। क्या इधर भी यही एंट्री होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू C। P&L एडजस्टमेंट क्यों नहीं आया बेटे, यहाँ पे कोई भी खाता ऐसा नहीं है जिसने लाभ हानि पे प्रभाव डाला। छठा पॉइंट,
बेटा 500 रुपये किससे लेने बाकी थे, जिससे हम ट्रायल बैलेंस में ले जाना भूल गए। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में 500 रुपये ट्रेड रिसीवेबल खाते में जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब डेबिट कर दें क्या? एंट्री बोलो, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। फिर से बोलो। जब मैं मेरे देनदारों की सूची बना रहा था तो क्यू नाम के व्यक्ति से मुझे कितने पैसे लेने थे, उसे मैं उस सूची में शामिल करना भूल गया। तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल खाते का योग 500 से कमाया ना, यही ट्रेड रिसीवेबल तलपट के डीआर में डाला होगा मैंने। तो ट्रेड रिसीवेबल का टोटल अगर 500 से कम था तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट का टोटल भी 500 से कम था ना, तो मुझे उसी ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करके बढ़ाना पड़ेगा। एंट्री बनाइए, ट्रेड रिसीवे, क्यों नहीं बेटा, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कितना रुपए, बताओ। पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर कोई भी खर्चा या आय खाता नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस कितना रुपीज, 500। ओके बेटे। नंबर 7, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर ₹2000 वॉज ओमिटेड टू बी। ओमिट का मतलब होता है भूल जाना। अपन ने माल किसको बेचा? एंट्री होती तो क्या करते, रिकॉर्ड ही नहीं करा, अब करते क्या? एंट्री बोलो, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए का माल? 2000। यही अशुद्धि अंतिम खाते बनाने के बाद पता चली तो शाबाश, आर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। बेटा इससे आसान कोई एंट्री हो सकती है क्या? कोई समझने का तरीका हो सकता है क्या कि पहले साधारण केस की एंट्री बनाओ दिमाग में, लिखते समय उस सेल्स को किससे रिप्लेस कर दो, पी एंड एल एडजस्टमेंट। बात समझ में आ गई? बेटा अगर मैं इसी साल आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख दूंगा ना, तो ये सेल्स चालू वर्ष की नहीं है, किस वर्ष की है? इस साल की सेल्स में 2000 की बेमतलब बढ़ोतरी हो जाएगी, और इस साल की सेल्स में 2000 की बेमतलब बढ़ोतरी होना मतलब इस साल का प्रॉफिट भी बेमतलब बढ़ जाना। गलत होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज ₹2593। परचेज कितने रुपए से डेबिट होना चाहिए था? 2395 से आपने कर दिया 2593, ज़्यादा डेबिट कर दिया क्या? एंट्री बनाओ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने रुपए से? इधर बताओ, फाइनल अकाउंट बनने के बाद 198। मेरी तरफ देखो, एकदम पक्का बोलो, समझ आया? क्या किए हम लोग? पहले ये मान के किए कि अंतिम खाते नहीं बने थे तो ये एंट्री होगी, और अगर क्या बन चुके हैं तो जो एक्सपेंस और इनकम अकाउंट था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, पीएन में। आई बेटे बात समझ? अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 लाइनें छोड़कर एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए। मैंने बताया था कि जब सभी अशुद्धियों का क्या हो जाएगा, सुधार, तो लाभ हानि समायोजन खाते के शेष को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूँ ये एक लेजर अकाउंट ही है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि 12 बज गई है ना, आप लोग भी देखिएगा। बेटा पहली एंट्री में क्या, फर्स्ट एंट्री देखो आपकी कॉपी में, देखो फर्स्ट एंट्री राइट हैंड साइड वाली, मोटर व्हीकल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट हो रहा है। क्या लिख देंगे, बाय मोटर व्हीकल, कितना रुपए, 3000। ठीक उसी के नीचे देखो पी एंड एल एडजस्टमेंट टू मोटर व्हीकल हो रहा होगा, टू मोटर व्हीकल 300। ओके बेटे, सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री क्या हुई थी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट हुआ था, कितना रुपए? थर्ड एंट्री देखो, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी, है ना।
2 + 2 कितना आया था? 4000। अच्छा, चौथी एंट्री में आया क्या सस्पेंस पीएनएल एडजस्टमेंट? पांचवी में आया, छठी में आया, सातवीं में आया। हाँ, बाय कितना रुपए लिखूं? और आठवीं एंट्री में आया बेटा, बाय कितना रुपए? चले फटाफट से क्रेडिट का टोटल बताओ। 15,100 में से 4,300 लेस कर दो। 10,000 बेटा, 10,898 क्या? सभी अशुद्धियों का सुधार करने के पश्चात लाभ हानि समायोजन खाते के शेष को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल में। बेटा सबने बना लिया क्या खाता? बना लो। और चूंकि आपने एंट्री क्या पास की है, लाभ हानि समायोजन खाते के शेष को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल। एंट्री क्या हुई? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जो आपने 4-5 लाइन छोड़ी थी उसमें पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,898। ओके बेटे। अब हम लोगों को आखिरी अकाउंट कौन सा बनाना होगा? सस्पेंस अकाउंट। बेटे इस प्रश्न में क्या मुझे ये पता था कि तलपट में अंतर कितना है? नो सर। और क्या ये कहीं दिया है कि इसे सस्पेंस खाते में ट्रांसफर कर दिया? नो सर। इसे तो कहाँ ट्रांसफर किया गया था? कैपिटल में नहीं, नॉलॉय कौन? लाभ हानि खाते में। सो मत। रॉय ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बताओ सस्पेंस का कोई भी ओपनिंग बैलेंस रहा होगा क्या? नहीं रहा होगा ना। क्यों? क्योंकि सस्पेंस में नहीं डाला। कहाँ डाला था? तो बैलेंस पता ही नहीं कितना था, और ये भी नहीं पता कि डेबिट में था कि क्रेडिट में। तो छोड़ो इसको, कहानी खत्म हो गई। सस्पेंस में आया ही नहीं था। अब तो केवल क्या करनी है? लेजर कॉस्टिंग। देखो क्या पहली एंट्री में कहीं पर भी सस्पेंस काम में आ रहा है? इन दो एंट्री में कहीं काम आया क्या? लेकिन देखो सेकंड नंबर में आया बेटा, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। कितना? फटाफट बताओ। 10। बेटा थर्ड एंट्री में काम आया क्या? नो। फोर्थ एंट्री में आया? नो। फिफ्थ एंट्री में आया? हाँ। अरे नो मत बोलो रे, आया ना पांचवे में सस्पेंस टू सी। टू सी 1,000। ओके बेटे। छठी एंट्री देखो, ट्रायल ट्रेड रिसीवेबल टू सस्पेंस आ रहा है बाय ट्रेड रिसीवेबल। कितने रुपए? नहीं, 500। 500 रुपए है ना बेटा। अच्छा, सातवीं एंट्री में नहीं आ रहा काम, आठवीं एंट्री में आ रहा है। हाँ, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। कितना रुपए? 198। आई बेटे बात समझ? माई क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जब से ये चैप्टर शुरू किया मैंने एक दिन भी आपको लिखवाया हो या बोला हो कि अशुद्धि सुधार करने के बाद सस्पेंस खाते के शेष को पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देते हैं? बोला मैंने कभी आज तक? या तो वो डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाता है, और मैच नहीं होता तो या तो टू बैलेंस सीडी या बैलेंसिंग, कहानी खत्म कर देते हैं। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। देखो डेबिट का टोटल क्या है? ज़्यादा, 11,198 डेबिट है और 500 क्रेडिट है। 10,698 रुपए क्रेडिट में कम है ना। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? बाय बैलेंस शीट लिखना चाहिए ना। नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय कैपिटल। क्या सर, क्या बात करते हो? अभी बोल रहे थे कि पूंजी में ट्रांसफर नहीं होता, फिर आप क्यों कर रहे हैं? तू बता क्यों कर रहे हैं, कोशिश कर। नहीं ना। हाँ हाँ बोलो। नहीं, एक मिनट, क्या बोला तू? हाँ, नहीं ऐसा नहीं। हाँ बोलो बोलो, क्या पीएनएल क्या? खाली इसे झटका ही मत मारो। हाँ, पहली लाइन पढ़ो प्रश्न की, पहली लाइन। इसने क्या कर दिया था? डिफरेंस को कहाँ डाल दिया था?
बे मतलब ही लाभ हानि खाते में राशि घटा या बढ़ा देने से लाभ बढ़ और घट गए थे ना। लाभ और हानि पूंजी खाते में जाती है ना। तुमने बे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया होगा, तो नेट प्रॉफिट भी बे मतलब बढ़ा या घटा होगा ना। और बे मतलब नेट प्रॉफिट बढ़ा घटा होगा, तो बे मतलब कैपिटल भी घटी और बड़ी होगी ना। तो जो पिछली बार पूंजी पर प्रभाव पड़ा था वो इस बार एडजस्ट करना होगा कि नहीं करना होगा। तो तुमने किस खाते को तो क्रेडिट किया है और किस खाते को डेबिट किया है। एंट्री क्या हुई है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और इसी प्रश्न में ऐसा क्यों हुआ, बाकी में तो नहीं हुआ, क्योंकि बाकी में रॉय जैसे लोग पागल नहीं थे। बाकी में सब लोग तलपट के अंतर को कहाँ डाल रहे थे, सस्पेंस। इसने कहाँ डाला, इससे पूंजी भी गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई। तो आपने एंट्री बनाई साहब, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और बेटा प्लीज़ मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप भविष्य में ये मत पूछना सर इस प्रश्न में तो आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, बाकी प्रश्नों में क्यों नहीं किया। पिटाई कर दूंगा अगर मेरे से पूछ लिया तो बाद में क्योंकि मैं आपको जवाब में कहूँगा कृपया इस प्रश्न की पहली लाइन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है बेटे, 10,698। फटाफट पूरी ईमानदारी से बताओ, समझ आया बेटे। घर जाके प्लीज़ सारी एंट्री बिफोर और आफ्टर वाली दोनों वापस पढ़ना बेटे। ऐसा कॉपी लेना, सोचना कि सर ने ये होमवर्क में दिया है, अगर हम वापस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो पहले बिफोर करना, फिर आफ्टर करना, फिर लाभ ने खाता एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना, और फिर सस्पेंस अकाउंट। और क्यों ट्रांसफर किया सस्पेंस में पी&एल कैपिटल को, क्योंकि रॉय ने तलपट में आ रही अंतर की राशि को सस्पेंस में डालने के बजाय खर्चा या इनकम मानकर कहाँ डाल दिया था। इससे लाभ भी घट बढ़ गए होंगे, पूंजी भी घट बढ़ गई होगी। बात समझ में आ गई बेटा।